दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जय हो स्टडी में। आज से रात 10 बजे से आपसे प्रश्न पुटअप करेंगे और आप लोगों को आंसर देना है प्रीमियर वीडियो में। लाइव आंसर देना है, लाइव कमेंट करना है। बाद में अपनी परख करनी है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। कमेंट बॉक्स में वीडियो जैसे ही अपलोड होगा, प्रीमियर ख़त्म होगा, आप लोगों को विदिन 5 मिनट आंसर सारे मिल जाएंगे, जितने भी प्रश्न रहेंगे उनके। ठीक है। विस्तृत आंसर के लिए विथ एक्सप्लेनेशन आप टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके 9453775039, या फिर कंप्लीट कोर्स से भी जुड़ सकते हैं हमारे 30 डे का जो क्रैश कोर्स है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट का पहला जो क्वेश्चन है, संरक्षण जुताई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मृदा संवर्धन एवं फसल प्रबंधन की विधि है। दूसरा, यह मृदा में पोषण तत्वों के निक्षालन में कमी करती है। ठीक है। और तीसरा है, यह खेत में पिछली फसल के अवशिष्ट नहीं छोड़ती है। तो संरक्षण जुताई के बारे में पूछ रहा है, कंजर्वेशन टिलेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको जवाब देना है, ऑप्शन आपके सामने है ABCD। इसी तरह के प्रश्न जब पूछता है तो आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से आपका वो प्रश्न छूट जाता है, गलत करके चले जाते हैं आप। इस तरह के 10-15 क्वेश्चन रहते हैं यूपीपीसीएस में, देखा जाए मैक्सिमम फैक्चुअल रहते हैं, लेकिन इन गलतियों को अगर कम कर देंगे तो आप इजीली 100+ हो जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला है, पेरिस जलवायु समझौते के संबंध में। पेरिस जलवायु समझौता मतलब 21वें कोप की बात हो रही है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भी उत्पत्ति हुई थी। तो पेरिस जलवायु समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला है, इसका दीर्घावधिक लक्ष्य औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को औद्योगिकरण पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम पर सीमित रखना है। दूसरा, यह समझौता 2020 से प्रभावी होगा। और तीसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस समझौते से स्वयं को बाहर करने की घोषणा की है। तो इनमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले शैवालों में से किस शैवाल के सर्वाधिक गहरे जल क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना होती है। समुद्र में पाए जाने वाले शैवालों में से किस शैवाल के सर्वाधिक गहरे जल क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना होती है। लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं को स्वस्थानीय जैव उपचारण इन सिटू बायो रेमेडिएशन के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बायोवेंटिंग, बायोस्पर्जिंग, लैंड फार्मिंग, जिसको भू अभिरूपण कहते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा ABCD में, आप देख लें ऑप्शन, उसी अनुसार अपना जवाब तय करें। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा एवं संरक्षा में सुधार करना एवं समुद्री जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम करना है। तीसरा, भारत IMO का सदस्य राष्ट्र नहीं है, अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत नहीं है, ये कह रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, आप जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी के संदर्भ में स्टैंडिंग स्टेट शब्द किसे संदर्भित करता है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में स्टैंडिंग स्टेट शब्द किसे संदर्भित, मतलब क्या मतलब है इसका। ऑप्शन आपके सामने है। किसी निश्चित समय के दौरान मृदा में उपस्थित अजैविक पोषक तत्वों की मात्रा को, बीज को अंकुरित होने में लगने वाले समय को, किसी क्षेत्र में किसी प्रजाति की आबादी को, या फिर अपने प्राकृतिक पर्यावास में किसी जीव के औसत जीवन काल को। अगला है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये क्रेडिट किसी उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजना के माध्यम से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने या उसे हटाने के लिए प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है, कार्बन क्रेडिट व्यवस्था का अंगीकरण क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया है। तो आपका जवाब
ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन से सही हैं ये आपको बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु अपशिष्ट के निपटान की विधियां हैं? परमाणु अपशिष्ट की बात हो रही है, उसके निपटान की विधियां क्या हैं? पहला है उथले गड्ढों में दबाकर, दूसरा है भस्मीकरण अर्थात जला करके, तीसरा है पुनर्चक्रण। ऑप्शन आपके सामने है, आप बताएं। निम्नलिखित को भूमि पर प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान उनकी उत्पत्ति के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो प्राइमरी सक्सेशन है भूमि पर जो होता है उसकी उत्पत्ति के सही क्रम, मतलब सबसे पहले कौन आता है सबसे बाद में कौन आता है, ये आपको बताना है। झाड़ी, वन, लाइकेन, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट। ऑप्शन आपके सामने हैं, तुरंत चुन करके जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में सह उत्पादन का आशय है, को जनरेशन का क्या आशय है ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में? ऑप्शन आपके सामने है। ए है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए दो प्रकार के ईंधनों का एक साथ प्रयोग करना, एक ईंधन से ऊर्जा के दो रूपों का उत्पादन और उपयोग, तीसरा नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय दोनों स्रोतों से विद्युत उत्पादन, और डी है वितरण ग्रिडों का ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से एकीकरण। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रजातियों द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करने एवं अपने परिवेश में अन्य प्रजातियों को प्रभावित करने की कार्यप्रणाली की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है? ऑप्शन है प्राकृतिक आवास, दूसरा ऑप्शन है समुदाय, तीसरा है पारिस्थितिकी निकेत, चौथा है पारितंत्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आगे बढ़ते हैं। यह खुला जल क्षेत्र सुप्रकाशित है, इसमें जंतु प्लवकों एवं पादप प्लवकों दोनों प्रकार के प्लवकों का प्रभुत्व, मतलब दोनों बहुतायत में पाए जाते हैं। ताजे मीठे जल में पाए जाने वाली मछलियों की विभिन्न किस्में भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये जो परिच्छेद दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, ये किसकी सर्वोत्तम व्याख्या करता है? लिम्नेटिक क्षेत्र की, लिटोरल क्षेत्र की, प्रोफंडल क्षेत्र की, या इनमें से किसी की नहीं? देखिए, इस टेस्ट को अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, या फिर ये तो पिछला टेस्ट था हमारा, इस बार का जो टेस्ट है और ये टेस्ट मिलाकर सॉल्व कर लेते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आपको कोई किताब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, और इतने कम समय में ज़्यादातर जो एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हैं वो इस माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं। चाहे तो टेस्ट परचेस कर सकते हैं, ये नहीं तो डेली आप अगर इस तरह से हल कर लें और बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर देख लें, फिर अपने से भी चाहे तो गूगल सर्च करके चीज़ों को, इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इको टाइप शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? इको टाइप शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है तो ए है, यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है जो किसी प्रजाति को विकास करने एवं जीवित रहने के लिए विकल्प प्रदान करता है। दूसरा है, यह दो जीवों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है जहां समुदाय अन्योन्य क्रिया करते हैं। तीसरा है, यह किसी प्रजाति के अंतर्गत आनुवांशिक रूप से एक भिन्न किस्म होती है जो किन्हीं विशिष्ट पर्यावरणीय स्थितियों के लिए अनुकूलित होती है। डी है, यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है जिसमें जैविक और अजैविक अवयवों के बीच अंतर्निहित संतुलन बनाए रखा जाता है। इको टाइप की बात हो रही है तो आप आंसर दीजिए। किसी भी ग्रीन हाउस गैस अणु की प्रभावशीलता निम्नलिखित में से किस या किन कारकों पर निर्भर करेगी? उसकी क्या पूछ रहा है, एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। ग्रीन हाउस गैस कोई भी हो, उसके अणु की प्रभावशीलता किन कारकों पर निर्भर करती है? उसकी सांद्रता में होने वाली वृद्धि के परिमाण पर, वायुमंडल में उसके जीवन काल, मतलब कितना जीवन काल है उसका, वायुमंडल में कितने समय तक रह सकती है। तीसरा है, उसके द्वारा अवशोषित किए जाने वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर। ऑप्शन आपके सामने है, चुनना है कि कौन सही है, इसमें किन किन कारकों पर या किस कारक पर निर्भर करती।
ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन पद सामान्य रूप से किन जैव ईंधनों को संदर्भित करता है? ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन पद अर्थात दूसरी पीढ़ी का जैव ईंधन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है जो गैर खाद्य फीड स्टॉक से बनाए जाते हैं, बी जो मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक से बनाए जाते हैं, सी जहां इसके उत्पादन के लिए शैवाल को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, डी है जो आनुवांशिक रूप से संश्लेषित सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बड़ी मात्रा में कार्बन का अधिग्रहण करने के लिए विकल्पित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के कारण हैं? पहला है सौर निर्गम सोलर आउटपुट में परिवर्तन, दूसरा है मतलब सोलर आउटपुट में परिवर्तन, ज़्यादा ऊर्जा निर्गमित हो रही भैया, दूसरा है पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में चक्रीय परिवर्तन, तीसरा ज्वालामुखी घटनाएं। तो इनमें से कौन से सही हैं आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी कारक प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी हैं? प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी हैं पहला उच्च सौर विकिरण के प्रति अति अनावरण ओवर एक्सपोजर, दूसरा है अत्यधिक निम्न ज्वार, तीसरा है महासागरीय तापमान में वृद्धि। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन से सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलीय जीव अपने परिभाषा से सही सुमेलित नहीं हैं? प्लैंकटन अति सूक्ष्म पादप एवं जंतु, नेक्टन तैरने में सक्षम जंतु, न्यूस्टॉन किसी जल निकाय के तल पर पाए जाने वाले जीव, बेंथोस या बेंथस सतही परत पर निवास करने वाले प्लवनशील जीव। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने हैं। आइए कुछ प्रश्न पॉलिटी के भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉलिटी पर्यावरण को अभी लेकर चलेंगे, इसके बाद दो और सेगमेंट को लेकर चलेंगे, ठीक, इस तरह से चलेंगे। तो आप लोग इंग्लिश वाले प्रश्न देख लीजिए, पहला वाला हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जारी रखने के प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जा सकता है? तो ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा, लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा या फिर लोकसभा के विशेष बहुमत द्वारा। दूसरा प्रश्न आप लोग देख लें, इंग्लिश वाले पॉज करके देख लीजिए। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवैध प्रवासी जो भारत में 12 वर्षों से साधारण रूप से निवास कर रहा हो, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है भारत सरकार किसी व्यक्ति की देशीकरण या पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता को समाप्त कर सकती है यदि वह किसी भी अन्य देश में 2 वर्ष तक कारावास में रहा हो। तो ये ऑप्शन आपको बताने हैं कौन से सही हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है? नीति निर्देशक तत्वों का जो भाग 4 है उसका मूल उद्देश्य पूछ रहा है, क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या फिर आस्था की स्वतंत्रता। ये 4 चीज़ों में कौन सा एक मूल उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का? चौथा प्रश्न, राज्यों का पुनर्गठन करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों के पुनर्गठन की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, किसी भी अर्थात अनुच्छेद 3 पे जाइए आप। किसी भी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। दूसरा है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कानून अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। तो दोनों में से क्या सही है आपको बताना है। सी 5th क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। यह आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है। इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं, जवाब देना है आपको। The values that inspired and guided the freedom struggle are embedded in which of the following? 4 ऑप्शन है, इंग्लिश वाले पढ़ लें अपना।
स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित और निर्देशित करने वाले मूल्य निम्नलिखित में से किसमें अंतः स्थापित हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य में? स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित और निर्देशित करने वाले मूल्य इसमें से किसमें अंतः स्थापित हैं? 7वां प्रश्न जो है फाइनेंस कमीशन से है, पॉज करके देख लें आप लोग, इंग्लिश वाले। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सामान्य समयांतराल से पूर्व भी इसका गठन किया जा सकता है। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तीसरा है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, आपको जवाब देना है। 8वें प्रश्न को देख लें। भारत में नागरिकता के अर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, देशीकरण नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। आप लोग बेयर एक्ट जरूर अपने पास रखें ताकि तो अनुच्छेदों में जो चीज़ें हैं उससे बाहर का कुछ नहीं हो, सब कुछ अनुच्छेदों में दिया रहता है साफ साफ। जो संशोधन के माध्यम से आता है वो ऐड होता जाता है, जो हटता है वो हटता जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये आधारभूत ढांचा की बात कर रहा है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित किए गए हैं या आधारभूत संरचना में ढांचे में सम्मिलित किए गए हैं? संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, आपातकालीन प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। आगे बढ़ते हैं। राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर SIC के जो राज्य सूचना आयोग है उसके गठन का प्रावधान करता है। SIC के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा पद से विमुक्त किए जाते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन से सही है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता या विशेषताएं हैं? इसके परिणाम स्वरूप निर्णयन में तीव्रता आती है। लोकतंत्र की बात हो रही है। यह निर्णयन की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपके सामने है। 11 नंबर। 12वां प्रश्न देख लें आप लोग। संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लेख करता है? आधारभूत जो ढांचा है उसके सिद्धांत की। तो प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सम्मिलित इनमें से कौन कौन सा है मूल ढांचे मूल संरचना में, आपको बताना है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के वृहद आकार का कारण नहीं है, पूछ रहा है। देश की विविधता, केंद्र और राज्यों के लिए विस्तृत प्रावधान, देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। डी है, स्वतंत्रता के समय भारत के नवोदित लोकतंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाना। तो इनमें से कौन वृहद आकार का कारण नहीं है? 14 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। पहला और दूसरा। मूल अधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है। दूसरा है, मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता जबकि विधिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए क्या सही आंसर होगा आपका। 15वां प्रश्न,
आर्टिकल 21 के बारे में है। संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। दूसरा है, इस अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इस अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है और यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए फीडबैक देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं रात 10 बजे। क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, 50 तक करेंगे इसको डेली, ठीक है। आज के लिए इतना ही।